गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर और उसका फर्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, ये वर्ड हम बार बार लोगों से सुनते हैं, लेकिन इसका हम लोग एक मीनिंग भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, लेकिन इसको हम टेक्निकल रूप में लोगों को बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक है आपका प्रबंध परिचय और इसका अर्थ। प्रबंध का परिचय और इसका अर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का परिचय, तो इस प्रबंध के परिचय में हम जानते हैं कि जब भी हमको अपना परिचय देना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, लोग यही करते हैं, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम, अपनी तहसील या अपने जिले का नाम, अपने स्टेट का नाम या अपने जो देश है उसका नाम से लोगों को इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उनका हम परिचय देते हैं अपना परिचय देने के लिए। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी थ्योरी हो, कोई भी वर्ड हो, उसका अगर हमको इंट्रोडक्शन देना है तो हमें उसके कुछ प्रमुख लक्षणों का वर्णन करना पड़ेगा कि उस चीज में क्या क्या चीजें हैं जिससे आसानी से लोग उसको समझ सके, उसकी एक पहचान बन सके, किसी के दिमाग में उसकी एक इमेज बन सके। तो इसको समझने के लिए चलो हम चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रतिदिन हमारे आसपास में बहुत सी दैनिक क्रियाएं घटित होती है, व्यावसायिक क्रियाएं भी होती है। उन सब में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक पुट होता है, उनमें मैनेजमेंट निहित होता है प्रत्येक कार्य में। सामान्यतः हम देखें तो मैनेजमेंट है क्या, कार्य को व्यवस्थित रूप से करना ही मैनेजमेंट है, यही प्रबंधन है। अब प्रबंधन को समझने के लिए हम दो एक इजी उदाहरण लेते हैं। इन दोनों उदाहरण की सहायता से हम प्रबंधन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं हम एक शॉपकीपर का, कि एक जो दुकानदार है वो किस प्रकार अपने कार्यों को व्यवस्थित करता है। तो मैनेजमेंट जो है दुकानदार को जो दुकान स्थापित करने से पहले ही शुरू होने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले एक कोई बेरोजगार व्यक्ति है जो व्यवसाय की संभावनाएं तलाश रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर उसने ये निर्णय कर लिया कि मुझे एक दुकान करनी है, एक शॉप स्थापित करनी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपने आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण का वो अवलोकन करेगा और वो अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा, संभावनाएं तलाशेगा कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी मैं विक्रय करूं, जिसका मैं बिजनेस करूं और उससे मुझे अच्छी इनकम हो। तो सबसे पहला काम होता है उसका अनुसंधान करना, मतलब बाजार का अवलोकन करना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर हम अधिक से अधिक वस्तुओं का विक्रय कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो उसका काम है निर्णय लेना। उसके पास हो सकते हैं बहुत से विकल्प हो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक की दुकान का भी विकल्प हो, तो दूसरी तरफ घर में काम आने वाले बर्तनों का भी विकल्प हो। तीसरी चीज है वो कपड़े का विकल्प हो, कपड़े की दुकान कर सकता है, इलेक्ट्रिक की दुकान कर सकता है या बर्तनों की दुकान कर सकता है। तो इन तीनों में से उसको एक चीज को चयन करना पड़ेगा, या तो वो कपड़े की दुकान करेगा या फिर बर्तनों की दुकान करेगा या फिर इलेक्ट्रिक की दुकान करेगा। तो दूसरा उसका जो काम है वो है निर्णय लेना, मतलब वो एक निर्णय लेगा कि मुझे अमुक वस्तु की दुकान करनी है, इसका व्यापार करना है। इसके बाद जब निर्णय हो जाता है तो उसको व्यवसाय करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, दुकान की भी आवश्यकता होगी, दुकान में सामान लाने जैसे वो कपड़े की भी, करेंसी की भी आवश्यकता होगी,
तो वो संसाधनों का संकलन करेगा, उनको जुटाएगा, या तो अपने मित्रों से या अपने रिश्तेदारों से, या हो सकता है वो बैंकों से भी लोन ले अपनी व्यवसाय स्थापित करने के लिए। जब वो अपनी दुकान के लिए संसाधन जुटा लेता है, उससे अगला वाला उसका जो काम होता है दुकान का कुशल संचालन। दुकान का कुशल संचालन, एक व्यवस्थित तरीके से दुकान का संचालन करना। अब कुशल संचालन के लिए उसको बहुत से काम करने पड़ते हैं, जैसे उचित कीमत के ऊपर वस्तुओं को लाना और ग्राहक को उपलब्ध करवाना। दूसरा है उसका अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार, क्योंकि जब हम अमूमन देखते हैं कि उसी व्यक्ति की दुकान अधिक चलती है, अधिक विक्रय होता है, जिसका व्यवहार बहुत मधुर होता है। तो दुकान चलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना व्यवहार मित्रवत रखना होगा सभी अपने ग्राहकों की साथ, और ना ही उनके साथ कभी उसको वो धोखा करेगा। अगला जो काम है, जो उसके दैनिक जीवन के सौदे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी दुकानदार से उधार में कोई चीज लेते हैं, तो वो जैसे आपको सामान देगा, अपनी पुस्तकों में उस सामान की एंट्री कर देगा, आपके नाम उतने पैसे वो डेबिट क्रेडिट कर देगा। तो इस प्रकार वो अपनी दुकान का संचालन करता है। दूसरा ये तो हुआ पर्सनल मैनेजमेंट, व्यक्तिगत मैनेजमेंट, प्रबंध, व्यक्तिगत प्रबंध मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित होने वाला, खुद के द्वारा खुद के लिए संचालित होने वाला प्रबंध। अब दूसरा हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है, उनमें कोई एक व्यक्ति प्रबंधन का कार्य करता है, जबकि उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में कार्य करने वाले लोगों की बहुत अधिक संख्या होती है। जो मैनेजमेंट शब्द, पेशेवर मैनेजमेंट जो है, पेशेवर मैनेजर, उसका संबंध इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों के प्रबंधन से ही होता है। इसमें हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, एक स्कूल का, एक विद्यालय। अपन देखते हैं कि अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास पास करके अभी आए हो, और आपके सामने एक समस्या होती है कि मैं किस स्कूल में या किस विद्यालय के अंदर एडमिशन लूं, प्रवेश लूं। आप अपने मित्रों से भी चर्चा करते हो, आपके घर वालों से भी चर्चा करते हो। तो कोई भी, जैसे मान लो आपके क्षेत्र में 3 विद्यालय ए, बी और सी, 3 विद्यालय ए, बी और सी, तो आप पाते हो कि आप में से आपको अधिकतम जो लोग हैं, उन्होंने आपको बी विद्यालय में एडमिशन लेने की सलाह दी, और उन्होंने कहा कि बी विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, आप इसके अंदर एडमिशन लो, इसमें प्रवेश लो, आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। तो बी विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, मतलब एक विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट से संबंधित उस विद्यालय में क्या क्या कार्य होते हैं, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। विद्यालय की जब भी हम बात करते हैं, तो विद्यालय का जो संस्था प्रधान होता है, विद्यालय का जो संस्था प्रधान होता है, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, ये एज ए मैनेजर इस विद्यालय में कार्य करता है। अब प्रधानाचार्य विद्यालय के लिए क्या क्या कार्य करता है, क्योंकि विद्यालय एक संस्था है, एक संगठन है, और संगठन में हम देखते हैं
कि दो प्रकार के संसाधन होते हैं, दो प्रकार के संसाधनों से मिलकर कोई संगठन खड़ा होता है या बनता है। उसमें है आपका पहला मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, और दूसरा है आपका भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधनों में उस विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, उस विद्यालय में अन्य अगर कोई कार्मिक है, जैसे पियोन है, एलडीसी है, यूडीसी है, अन्य अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, तो ये सब किस में आएंगे? मानवीय संसाधन, जिसमें टीचर, पियोन या अन्य कोई व्यक्ति है। दूसरा है आपका भौतिक संसाधन, इसमें आ जाएगी आपकी बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, या अन्य जैसे प्रोजेक्टर है, और भी किसी चीज की आवश्यकता होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये चौक है, ये सब किसमें है? भौतिक संसाधन में। तो इन सब की उपलब्धता और इन सबको व्यवस्थित रूप से कार्य पे लगाना, ये सब किसका कार्य है? प्रधानाचार्य का कार्य है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, उनमें मैं आपको कुछ कार्यों का यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले जैसे जो भी जितने भी विषय हैं, उन विषयों के लिए अध्यापक की व्यवस्था करना, शिक्षक की व्यवस्था करना। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ क्लास 10 का, तो क्लास 10 के अंदर आपके गणित होता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन सब विषयों को पढ़ाने के लिए विषय अध्यापक की व्यवस्था करना। इन सब विषयों को पढ़ाने के लिए विषय अध्यापक की व्यवस्था करना। जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए विषय अध्यापक की व्यवस्था करना। समय सारणी बनाना कि किस समय में कौन सी क्लास के अंदर कौन से अध्यापक पढ़ाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इस सब की व्यवस्था कौन करेगा? प्रधानाचार्य करेगा। तो इसने क्या किया? देखो, सबसे पहले एक योजना बनाई। क्या की? योजना बनाई, समय सारणी बनाई कि इस विद्यालय, इस कक्षा के अंदर प्रथम कालांश के अंदर ये विषय, जैसे मान लो गणित विषय पढ़ाया जाएगा, इसको कोई भी अध्यापक, मान लो जैसे बी अध्यापक है, वो पढ़ाएगा। इतने समय से इतने समय तक ये कालांश रहेगा। तो इस सब की व्यवस्था करना, मतलब सबसे पहला प्रबंधन का जो काम होता है वो क्या होता है? एक योजना बनाना। इसके बाद इस योजना को मूर्त रूप देना, मतलब क्रियान्वित करना, योजना का क्रियान्वयन करना। तो दूसरा जो प्रबंधक का काम होता है क्रियान्वयन, मतलब योजना जो उसने बनाई है उसको मूर्त रूप देना। उसके बाद जैसे सभी व्यक्तियों को कार्य सौंप दिया जाता है, उनकी नियुक्ति, यहाँ अपन बात करें तो प्रत्येक विषय पढ़ाने के लिए एक विषय अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति करना भी इसी का काम है, नियुक्ति करना, क्रियान्वयन करना। इसके बाद लोगों को जो काम दिया गया है उसको करने के लिए निर्देशित करना, उस काम को वो व्यक्ति किस तरह से करेगा इसका डायरेक्शन वो समय समय पर सभी विषय अध्यापकों को देता रहता है। तो अगला जो काम होता है वो है आपका निर्देशन। क्या? निर्देशन। इसके अलावा भी प्रबंधन के बहुत से कार्य होते हैं। इसका अपन अगले वाला हमारा जो अध्याय है
या अगले वाला जो वीडियो होगा उसमें अपन सविस्तार चर्चा करेंगे। अभी अपने को सिर्फ ये समझना है कि प्रबंध क्या क्या कार्य करता है और प्रबंधन में एक्चुअल में होता क्या। तो एक प्रबंधक के लिए करने को बहुत सारे काम है। वो कोई एक कार्य को नहीं करता, बहुत से कार्यों को सामूहिक रूप से करता। या एक मैनेजर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन के कार्य को करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रबंधक है, जो प्रबंधन का कार्य है, वो है निर्धारित लक्ष्यों को, देखो निर्धारित, जो पहले से उसने क्या किए थे, लक्ष्य निर्धारित किए, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित रूप से सामूहिक प्रयासों के द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रबंध मैनेजमेंट कहलाती है। समझ में आया? निर्धारित लक्ष्यों को, जो लक्ष्य पूर्व में क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित, मतलब एक संगठनात्मक रूप से कुछ लोगों के द्वारा मिलकर समन्वित रूप से सामूहिक प्रयासों, मतलब एक साथ प्रयास करके या कार्य करके, प्रयास करके और परिणामों को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो ही क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। तो मैं आप लोगों को प्रबंधन का जो अर्थ है वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रबंध के शाब्दिक अर्थ के ऊपर, प्रबंध के शाब्दिक अर्थ के ऊपर। देखो प्रबंध का जो शाब्दिक अर्थ है, प्रबंध जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र उपसर्ग प्लस बंध धातु। बंध संस्कृत के अंदर बंध धातु में प्र उपसर्ग लगने से प्रबंध शब्द बना है। बंध का सामान्य अर्थ होता है जुड़ना या योग या बंध जाना। प्र जो उपसर्ग है इसका मतलब होता है प्रबल या प्रख्यात। तो सामान्य हम देखते हैं कि एक प्रबल बल की सहायता से, प्रबल बल की सहायता से योग हो जाना, मतलब सामूहिक कुछ लोगों का मिल जाना या कुछ व्यक्ति या संसाधनों का मिल जाना ही क्या है, प्रबंधन है। उन लोगों के द्वारा, जैसे अभी अपन ने बात की थी कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, विद्यालय, उसमें दो प्रकार के संसाधन हैं। एक है आपका भौतिक संसाधन, दूसरा अपन ने बात की थी मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन इन सबको सामूहिक रूप से, इन सब के द्वारा सामूहिक रूप से मिलकर, मतलब जुड़कर, एक दूसरे से जुड़कर और क्या करना, परिणामों को प्राप्त करना। परिणामों को प्राप्त करना, परिणाम जो प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है।
इस उदाहरण को और अधिक समझने के लिए हम आओ चलते हैं, हम आपको एक लघु फिल्म दिखाते हैं। और इस लघु फिल्म के अंदर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी गाड़ी है और वो माल से भरी हुई है। उसको एक स्थान से दूसरे, उसका जो निर्धारित स्थान है, उसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक उसको पहुंचाना है। तो किस प्रकार लोग मिलकर और कार्य करके उसको वहां तक पहुंचा रहे हैं, वो हम इस लघु फिल्म को देखने के बाद आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि जो फिल्म है इसमें हम देख रहे हैं कि जो ग्रुप एक है, जो समूह एक है, वो भी जैसे अपन ने पहले परिभाषा प्रबंध का अर्थ पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि सामूहिक रूप से मिलकर और कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्रबंधन कहलाती है। लेकिन हमने इस फिल्म में देखा है कि सामूहिक रूप से ग्रुप ए में भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। उस गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो उसको वहां तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहे। तो क्या कारण है कि वो उसको वहां तक पहुंचाने में सफल नहीं हो रहे? लोग सामूहिक रूप से मिले हुए भी हैं, कार्य भी कर रहे हैं और उसको वहां तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने परिणामों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। और जो ग्रुप बी है, जैसा कि आपने फिल्म के अंत में देखा
एक दूसरी गाड़ी वाले आते हैं और वो एक साथ मिलके और इतनी तेज गति से उस गाड़ी को लेके और जा रहे हैं और उनको उस गाड़ी को खींचने में धकेलने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही। तो ग्रुप ए में जो है वहां लोग कार्य कर रहे हैं, सामूहिक रूप से मिले हुए भी हैं, परिणामों को प्राप्त भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसका एक कारण है कि वो लोग कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उनमें 3 चीजों का अभाव है। एक तो व्यक्तियों को कार्य करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको कार्य करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। एक दूसरा जो है, जो लोग कार्य कर रहे हैं वो उनका जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, जो कि फर्स्ट व्यक्ति होता है, जो फर्स्ट फॉर्मर व्यक्ति है, वो मान ले अपन क्या है, एक प्रबंधक है, तो उसके अनुदेशन में कार्य नहीं कर रहे, उनके निर्देशों को की वो लोग पालना नहीं कर रहे, अव्यवस्थित रूप से अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे वो क्या कार्य कर रहे हैं। तो वो उनका जो कार्य है वो कार्य कर भी रहे हैं और उसमें अवरोध भी पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और इस प्रकार किया गया कार्य भी क्या नहीं कहलाता है, प्रबंधन नहीं कहलाता। प्रबंधन कब कहलाएगा, जब सभी लोग एक परिणामों को प्राप्त करने के लिए समन्वित रूप से एक समूह के अंदर जो है निर्धारित दिशा में कार्य करें। निर्धारित दिशा, ये भी इसमें प्रबंधन में एक बहुत बड़ी चीज है। और वो निर्धारित दिशा क्या होती है, संगठन के लक्ष्य, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसी दिशा में जब कार्य किया जाता है तभी परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। तो इस फिल्म को देखने के बाद हम जो हमारी प्रबंधन का जो अर्थ है इसमें कुछ परिवर्तन और ला सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे शब्दों में हम कह सकते हैं, और वो है कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्ण एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। उपलब्ध जो संसाधन है हमारे पास संगठन में, जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण मतलब कुशलता के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।
ये जो कार्य करने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। अब हम चलते हैं प्रबंध का इतिहास। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है प्रबंध का इतिहास। देखो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं इतिहास शब्द की, तो इतिहास में जब से मानव ने जन्म लिया है या जब से मानव जो प्रजाति है वो अस्तित्व में आई है, तभी से हम कह सकते हैं कि हमारा इतिहास का मतलब मानव का इतिहास है। अब बात करते हैं अपन प्रबंध के इतिहास की, तो जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसी समय से प्रबंधन जो कार्य है वो भी साथ साथ चलता रहा है। मतलब मानव सभ्यता की साथ ही प्रबंधनीय कार्य या प्रबंधीय जो विषय है उसका विकास हुआ है। तो प्रबंध एक बहुत प्राचीन जो है विद्या है, विषय है, लेकिन प्रबंधन ये जो कार्य है, प्रबंध के जो कार्य है उनमें कार्य या प्रबंध का जो रूप है, इन दोनों के अंदर वातावरण, परिस्थिति, उपलब्ध संसाधन या आवश्यकताओं, आदि के अनुरूप परिवर्तन होता रहा है। मैं नहीं कहता कि आज जिस रूप में प्रबंधन है वो मानव सभ्यता के आरंभ में था, नहीं। मानव सभ्यता में जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे उसके पास उपलब्ध संसाधनों में अभिवृद्धि होती रही, काल और परिस्थिति के अनुरूप प्रबंधन ने भी अपना रूप परिवर्तित किया है। प्रबंधन के जो कार्य हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहा है। तो प्रबंधन जो विषय है मानव सभ्यता के साथ, इसी के विकास क्रम के साथ साथ गतिशील है। और इसी की प्रबंधन ने जब से मानव का विकास हुआ है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब इसे हम कह सकते हैं कि जो प्रबंधन ये विषय है वो भी अस्तित्व में पहले भी था और अभी भी है। परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ प्रबंधन के कार्य और इसके रूपों में। तो जितनी पुरानी हम कह सकते हैं कि जितनी पुरानी मानव सभ्यता है उतना ही पुराना हमारा प्रबंधनीय विषय है। प्रबंधन के रूप और कार्य में किस प्रकार परिवर्तन होता रहा है, ये हम एक छोटी सी लघु फिल्म के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि मानव सभ्यता के आरंभ में किस प्रकार प्रबंधनीय कार्य किए जाते थे, उसके बाद कैसे धीरे धीरे जो प्रबंधनीय कार्य है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के अनुसार परिवर्तित होते रहे, और आज के वर्तमान जो आधुनिक प्रबंधनीय विषय है इसका विकास हुआ है। तो आओ हम चलते हैं प्रबंधन के इतिहास में। खुद से ज्यादा मेरे बाद इसकी गवाह तुम ही हो, जुदा हो के तुझसे मिला ना मैं खुद से, मुझे ढूंढने का पता तुम ही हो, मैं तो कर लूं सबर माने दिल ना मगर, काश पहले से पता होता, जाओगे खफा होके, कभी मैंने चाहा तुझे खुद से ज्यादा,
मेरे बाद इसकी गवाह तुम ही हो। जुदा हो के तुझसे मिला ना मैं खुद से, मुझे ढूंढने का पता तुम ही हो। मैं तो कर लूं सबर, माने दिल ना मगर, काश पहले से पता होता। जाओगे खफा होके, कभी मैंने चाहा तुझे। जैसा कि हमने फिल्म में देखा, प्रबंधन ये जो कार्य है ये परिवर्तित होता रहा है, इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रबंधन, भारत में प्रबंधन का इतिहास, भारत में प्रबंधन का इतिहास। तो भारत में भी अभी अपन ने बात की थी कि मानव सभ्यता के साथ साथ प्रबंध, तो भारतीय संस्कृति में भी प्रबंधनीय कार्य पहले से संपादित किए जा रहे थे। हमारे पुराणों में, वेदों में प्रबंधन के कार्यों से संबंधित बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन लिखित रूप से या प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जो प्रबंधनीय कार्य है उनको हम मानते हैं कि भारत के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी इसका जो समय है, इसको 4,500 वर्ष पुरानी मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को 4,500 वर्ष पुराना माना जाता है, लेकिन अभी कुछ अनुसंधानों और कुछ वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र 4,500 वर्ष पुरानी नहीं, बल्कि ये 7 से 8,000 वर्ष पुरानी थी। 7 से 8,000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाने लगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रबंधनीय कार्य थे बहुत उच्च कोटि के थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मैनेजमेंट से संबंधित जो कार्य थे वो बहुत हमारा आधुनिक जीवन है, इससे भी मैं तो कहूँगा कि उच्च कोटि की, उस समय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इससे भी उच्च कोटि का मैनेजमेंट या प्रबंधन सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। तो चलो इस सिंधु घाटी सभ्यता में प्रबंधन को समझने के लिए हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में 4,500 वर्ष पूर्व हम चलते हैं। एक और ऐतिहासिक पन्ना लेकर आज हम इतिहास के उस पन्ने की बात करेंगे जो यह साबित करता है कि हम हजारों वर्ष पूर्व भी दुनिया में सबसे सभ्य थे। हम दुनिया में कभी भी पिछड़े हुए नहीं रहे, चाहे वो आज का आधुनिक युग हो या फिर 10,000 साल पुरानी कोई संस्कृति। आज हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो यह साबित करती है कि हम दुनिया में हमेशा ही आगे रहे हैं। आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता 3,300 ईसा पूर्व से 1,700 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8,000 साल पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और हकड़ा यानी प्राचीन सरस्वती के किनारे पर हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरदाना को अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे मुअन जोदड़ो भी कहा जाता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था
मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से पटा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे के 2 स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे ऐतिहासिक युग का माना गया है। यह सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुराना स्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है। इस समूचे क्षेत्र को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चन्हूदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, सूरकोटदा, आलमगीरपुर, बनावली, धोलावीरा, अलीमुराद, कच्छ, रंगपुर, मकरान तट, गुमला आदि क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्राचीन नगरों को ढूंढ निकाला गया है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है। अब इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहां हुई खुदाई से पता चलता है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना गया है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। चार्ल्स मैसन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इसमें एक अन्य पुरातत्वविद माधव स्वरूप वत्स ने उनका सहयोग किया था। इस दौरान हड़प्पा में कई ऐसी ही चीजें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृदेवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग के MS वत्स को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 साल पुराना है। शिवजी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4618 वर्ष पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा के इस नगर मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब है कि कपास की खेती के बारे में वो लोग जानते थे। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली हैं। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे और वो लोहे का उपयोग करते थे। इसका मतलब यह है कि लोहे के बारे में भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इस क्षेत्र की भाषा की लिपि चित्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ और बैल अंकित हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में भी जानते थे। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी हड़प्पा संस्कृति के बारे में। और भी बहुत कुछ है जिसे बताया या सुना जा सकता है, परंतु समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम आज की इस वीडियो को यहीं कभी मैंने चाहा तुझे खुद से ज्यादा, मेरे बाद इसकी जैसा कि हमने फिल्म में देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर
भविष्य में खाद्य सामग्री की उपलब्धता के लिए अन्नागारों का निर्माण किया गया। नगरों से गंदे पानी की निकासी के लिए बहुत बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण किया गया और उनको बाहर नदियों में छोड़ा गया। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पकी हुई मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए हमारे आधुनिक जो मकान बनाने का जो मटेरियल है ईंट, वैसी उस समय की भी सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का निर्माण किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर विन्यास था, जैसा कि अभी अपन ने देखा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो नगर विन्यास था वो बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ था। वहाँ चौकोर आयताकार खंडों में आवासों का निर्माण किया गया और इस प्रत्येक खंड के चारों ओर बड़े बड़े रोडों का निर्माण किया गया। यहाँ से जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया और सभी प्रकार के जो समूह थे अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग स्थानों पर आवासों का निर्माण किया गया। जैसे राजाओं के लिए सबसे ऊंचे टीले के ऊपर आवास का निर्माण, उसके नीचे सुरक्षा प्रहरियों का आवासों का निर्माण और सबसे नीचे जो सामान्य वर्ग है उसके रहने के लिए आवास का निर्माण किया गया। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग हैं प्रबंधन के बहुत ही दक्ष थे और सिंधु घाटी सभ्यता के समय से सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार के भी हमको बहुत से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से लोग अधिक उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करते थे। जो चीज़ें यहाँ उपलब्ध नहीं होती थी उसके लिए अन्य देशों से, मेसोपोटामिया आदि देशों से आयात किया जाता था। तो मैं कहूँगा कि उस समय जो प्रबंधन था सिंधु लोगों का वो बहुत ही उच्च कोटि का प्रबंधनीय कार्य था। इसमें बंदरगाहों का निर्माण भी करवाया गया। आधुनिक हमारा जो प्रबंधन है, आधुनिक प्रबंधन विषय का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है हेनरी फेयल को। हेनरी फेयल को आधुनिक प्रबंध का जनक माना जाता है। आधुनिक जो प्रबंध है इसका इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है, 150 से 200 वर्षों पहले ही ये अस्तित्व में आया है। लेकिन आज ये जो प्रबंधन विषय है इसने पैसे का रूप ले लिया है और उसका बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इसका बहुत इसमें अनुसंधानात्मक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार प्रबंध अपने वर्तमान जो स्वरूप में मानव सभ्यता के विकास क्रम के प्रत्येक खंड में समाज एवं संगठन की देश काल परिस्थिति में आवश्यकता एवं लक्ष्य परिवर्तित होते रहे हैं। इन्हीं के अनुरूप प्रबंध का कार्य, सिद्धांत, कार्य क्षेत्र, अनुभव एवं अनुसंधान के आधार पर क्रमबद्ध विकास हुआ। इस आधार पर प्रबंध की अवधारणाएं, सिद्धांत, प्रक्रिया का प्रादुर्भाव, विकास तथा प्रबंध के तरीके विकसित हुए। इस प्रकार प्रबंध को हम अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। कार्य आधारित प्रबंध का कार्य आधारित प्रबंध का अर्थ ये मानवीय स्वभाव है कि कोई भी विषय, कोई भी विचार या कोई भी मत हो उसके ऊपर सभी विद्वान जो है एक मत नहीं होते। तो प्रबंध के जो अर्थ है इसके ऊपर भी सभी विद्वान एक मत नहीं है और सब लोग इसको अपने अपने तरीके से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो प्रबंध को हम मुख्य रूप से दो अर्थों में लेते हैं, एकल अर्थ और सामूहिक अर्थ। तो अन्य व्यक्तियों कार्य आधारित जो प्रबंध की परिभाषा है, यहाँ प्रबंध का अर्थ है कार्य आधारित प्रबंध का कार्य आधारित प्रबंध का अर्थ। तो इसमें है अन्य व्यक्तियों से कार्य
करवाने की कला है। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। कार्य पर आधारित ये प्रबंध का अर्थ है। और दूसरा जो हमारा अर्थ है वो है लागत के ऊपर आधारित। प्रबंध की कार्य क्यों किया जाता है? तो संगठन में लागतों को या कम से कम लागत पर परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का कार्य किया जाता है। तो न्यूनतम प्रयासों या लागत से अधिकतम उत्पाद या लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। तो मैं लागत आधारित प्रबंध का अर्थ न्यूनतम प्रयासों या लागत से अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना। परिणामों या लाभ को प्राप्त करना ही प्रबंधन है। प्रबंध है मतलब न्यूनतम प्रयास या लागत से अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना या लाभ प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रबंधन है। तीसरा जो प्रबंध को अर्थ है वो है सामूहिक रूप से प्रबंध का अर्थ रूप में प्रबंध का जो अर्थ है वो है प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। इसमें प्रबंध के कुछ सामूहिक कार्यों का वर्णन किया गया है। सामूहिक रूप से प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन संगठन नियुक्ति निर्देशन एवं नियंत्रण की सामूहिक प्रक्रिया। प्रबंध कहलाती है। मतलब निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण की जो सामूहिक प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। तो इस अर्थ के में हम देखते हैं तो प्रबंधन को एक कार्य नहीं, बहुत से कार्यों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध की परिभाषा। अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध की अलग अलग परिभाषाएं दी है। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्यों के बारे में भी सभी प्रबंधीय जो विद्वान है एक मत नहीं, अलग अलग लोगों ने प्रबंध के अलग अलग कार्य बताए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को आप जरूर पुश करना ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके।